टेबल अंगूर का भाव नहीं बढ़ा था। एज ए किसान उसका प्रोड्यूस करना उसको थोड़ा सरल है, वो काम वाइन ग्रेप में नहीं था। उस समय भी मार्केटिंग का बहुत अभाव था। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला ग्रुप हमारा था, मध्य प्रदेश का को फाइनेंस था पहला। उसको अगले हफ्ते से इस योजना को लागू करिए। वाइन बनाने के बाद में वाइन बिकती नहीं है। Welcome to this episode of Champions of Bharat. The whole idea of doing this series is to motivate the new generation, the rural youth, to build solutions for rural India and build for Bharat. आज के इस एपिसोड पे हमारे साथ जुड़े हैं एमबी वाइन्स के संस्थापक श्री मोतीलाल पाटीदार जी। मोतीलाल जी नमस्कार। आपका इस शो पे बहुत बहुत धन्यवाद। मोतीलाल जी की जर्नी एक बहुत ही यूनिक जर्नी रही है। इन्होंने रतलाम जिले में, जो कि मध्य प्रदेश में है, अंगूर की खेती पे बहुत काम किया है। और सिर्फ खेती ही नहीं करी, बल्कि खेती के साथ वैल्यू एडिशन पे भी इन्होंने बहुत काम किया है और अपनी वाइनरीज सेट करी है। तो मोतीलाल जी, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो आपने बनाया है पिछले कुछ सालों में। तो पहले तो हमें बताइए कि आपकी जो शुरुआती जब वक्त था, जब आप खेती कर रहे थे, तो आपको पहले विचार कैसे आया कि अंगूर की खेती पे ध्यान देना चाहिए और अंगूर में भी बहुत कुछ बड़ा किया जा सकता है? हम लोग काफ़ी पहले से अंगूर की खेती कर रहे थे। 1981 से हम लोग टेबल अंगूर की खेती कर रहे थे और 1981 से लगा करके हम लोग 2001-2 तक लगातार हमने मार्केट में हमारा अंगूर बेचा देश के विभिन्न मंडियों में। लेकिन उसका जिस तुलना में, जिस रेशियो में महंगाई बढ़ी थी, उस रेशियो में टेबल अंगूर का भाव नहीं बढ़ा था। तो धीरे धीरे करके अंगूर घाटे का सौदा होने लगा था। और जब हम लोगों ने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा और ख़ास करके महाराष्ट्र में जब देखा, तो वो लोग वाइन ग्रेप लगाने लगे। और वाइन ग्रेप एक एज ए किसान उसका प्रोड्यूस करना उसको थोड़ा सरल है, क्योंकि वो एक जंगली वैरायटी है। और पुराने ज़माने में जो सीड वाला अंगूर आता था, तो वो बीज वाला अंगूर था और जंगली होने की वजह से उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमताएं बहुत ज़्यादा थी, बीमारियां नहीं आती थी। और उसमें बहुत सारे टेक्निकल काम जो टेबल अंगूर के अंदर जिब्रेलिक एसिड, 6BA, CPPU की गुच्छों की डिपिंग करना पड़ती थी, हार्मोन्स की, वो काम वाइन ग्रेप में नहीं था। तो वो किसानों के लिए बड़ा सरल था। और उस अंगूर के उस समय, जिस समय हम इस मार्केट में आए, 2004-05 में हम लोग इसमें इंटर हुए, उस समय खाने वाले अंगूर का रेट था 12 से 15 रुपए किलो और वाइन ग्रेप के जो अंगूर थे उसका रेट था 35 से 40 रुपए किलो। इतना फर्क था? इतना फर्क था। तो हम लोगों को लगा कि क्यों ना हम वाइन ग्रेप उगाएं। तो मोतीलाल जी, जब आपने टेबल ग्रेप से वाइन ग्रेप की तरफ शिफ्ट किया, तो उस वक्त इसकी जो नॉलेज थी वो आपको कैसे मिली? और जो आपके साथ किसान जुड़े, उनको कैसे आपने कन्विंस किया कि वाइन ग्रेप में काम करना बेहतर रहेगा? चूंकि अंगूर की खेती ऑलरेडी कर ही रहे थे और अंगूर की खेती का भारत के अंदर जो जनक है वो है महाराष्ट्र जी। और महाराष्ट्र के जहाँ अच्छी अंगूर की खेती होती है, उस चप्पे चप्पे पर, चूंकि हम लोगों का विश्वास खेतों में जाकर के देख करके जो प्रैक्टिकल अनुभव जो गेन करना था वो लोग हम करते थे। और उसके अलावा महाराष्ट्र में ये रिसर्च सेंटर था ग्रेप का, तो वहाँ भी जाते थे, वहाँ से भी कुछ नॉलेज प्राप्त की और उसके बाद में वो अंगूर वाइन ग्रेप यहाँ लगाने का प्लान किया। और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बना हुआ था, जिस लोहे वायर पे जो अंगूर चलता है, तो चूंकि अंगूर की खेती पहले करते ही थे, तो टेबल ग्रेप से हटा करके और उसी पंडाल पर वाइन ग्रेप को चढ़ा दिया। और बाकी जब एक्सपांशन किया, जब नए और बगीचे लगाए, तो फिर नए सिरे से लगाए। और कितने किसान आपके साथ जुड़ गए थे इसमें? हम शुरू से ही 18 किसानों का एक ग्रुप था। अच्छा। और ये 18 किसान वो किसान हैं जो शुरू से
बहुत साल पहले 30 से 40 साल से जुड़े हुए, जनरेशन बदलती जा रही है, लेकिन उसके पहले हम लोग जब हाइब्रिड में आए थे, हम टमाटर, कैप्सिकम ये करते थे। उस समय भी मार्केटिंग का बहुत अभाव था, तो सारा ग्रुप के लोग मिल करके सपोज करिए एक आदमी पूरा ट्रक लोड नहीं कर सकता था। अगर देश की किसी मंडी में भेजना है, दिल्ली भेजना है, मुंबई भेजना है, तो एक आदमी पूरा ट्रक लोड नहीं कर सकता था 10-15 टन। तो 15-20 लोग मिल करके थोड़ा-थोड़ा करके वो गाड़ी वो उनकी बन जाती थी, तो उसका बहुत बेनिफिट मिला। तब हमें पता लगा कि एक ग्रुप में खेती करना एक बहुत अच्छी बात है, और ग्रुप के माध्यम से कहीं अगर कोई ज्ञान अर्जित करने के लिए राज्य के बाहर जाना हो या कहीं कोई सेमिनार अटेंड करना हो, तो ग्रुप के ग्रुप हम जा कर के सारा कुछ सीखते थे, और उसका बड़ा बेनिफिट मिला। और फिर सरकार जब पहली बार स्वयं सहायता समूह का कॉन्सेप्ट लेके आई, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हाँ, बोलते हैं, तो वो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे पहला ग्रुप हमारा था। अच्छा। और वही 18 किसानों ने उस ग्रुप में उनको जोड़ा गया, और उसके बाद में उन्होंने उस स्वयं सहायता समूह का हमें एक प्लेटफॉर्म मिला, और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमने गवर्नमेंट के माध्यम से जो एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में कोई चीज़ें चाहिए होती थी, जैसे एक छोटा एग्जांपल बताऊंगा कि जैसे ये अंगूर प्रसंस्करण नीति की जब हमने डिमांड की, तो उस स्वयं सहायता समूह के बैनर तले हमने शासन से रिक्वेस्ट किया कि इस प्रकार की अंगूर प्रसंस्करण नीति होनी चाहिए। ड्रिप मध्य प्रदेश में नहीं थी, उस स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमने सरकार को बताया कि महाराष्ट्र के अंदर ड्रिप से इतना अच्छा खेती होता है, हमारे यहाँ भी ड्रिप इरिगेशन होना चाहिए। उसके पहले हम महाराष्ट्र से ड्रिप ला करके मध्य प्रदेश में खेती कर रहे थे, और हमारे कहने के बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने वो ड्रिप का कॉन्सेप्ट मध्य प्रदेश में लेके आए, और आज बिना ड्रिप से खेती करना संभव नहीं है। ऐसे ही पानी की कमी थी, तो महाराष्ट्र के अंदर प्लास्टिक पॉन्ड होता क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे डैम बन गए, केनाल हो गई, सब जगह पूरे देश में पानी की व्यवस्था हो गई, लेकिन वो पानी चलता है आपका गेहूं चना की जो फसल पकती है, यानी कि मार्च अप्रैल तक का पानी सारे डैम में रहता है, लेकिन बाद में गर्मी में अप्रैल मई जून का पानी नहीं होता है। अगर अप्रैल मई जून का अगर पानी की किसान के पास व्यवस्था नहीं होगी, तो वो बागवानी खेती नहीं कर सकता, क्योंकि बागवानी में उन दिनों में खास पानी की जरूरत होती है। तो हमने शासन को बताया कि महाराष्ट्र के अंदर खास करके जो महाराष्ट्र में जो कम बारिश वाले ज़िले हैं, मालेगांव हुआ, अहमदनगर हुआ, शिरडी के आसपास वाला पूरा बेल्ट हुआ, वहाँ पानी की कमी थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि प्लास्टिक पॉन्ड बनाए। हमारे पास जून जुलाई से लगा के प्लास्टिक पॉन्ड को थोड़ा एक्सप्लेन करिए, जिसमें प्लास्टिक शीट लगा के पानी डाला जाता है। जी। होता क्या है कि जब बरसात के दिनों में और ठंडी के दिनों में पानी हमारे पास खूब होता है, बहुत एक्सेस होता है, और हर किसान के पास कुछ न कुछ जमीन ऐसी अनउपजाऊ जमीन होती है। तो हम लोगों ने उसका प्रयोग किया कि जो कमजोर जमीन थी, अनउपजाऊ थी, वहाँ एक बड़ा सा अच्छा गड्ढा खोदा, और उस गड्ढा खोद करके सबसे पहले तो हमने ये प्लान किया कि मेरे पास कितना पौधा है, मेरे पास कितने एकड़ के बगीचे हैं, और उनको गर्मी के 100 दिन कितना पानी चाहिए। तो वो कैलकुलेशन हो गया कि मुझे गर्मी में मेरे इतने प्लांट के लिए सपोज करिए मुझे 1 करोड़ लीटर पानी चाहिए। तो मैंने 1.25 करोड़ लीटर की क्षमता का एक खड्डा खोदा, और उसके अंदर 500 माइक्रोन की प्लास्टिक शीट डाली, और वो जब मेरे पास जब पानी एक्सेस था उस समय मैंने उसको भर के रखा। वाटर कंजर्वेशन शुरू कर दिया। हाँ, अच्छा। और जब मेरे कुएं का, ट्यूबवेल का, कैनाल का पानी जब खत्म हुआ, उसके बाद मैं उस स्टोरेज से वो पानी उपयोग करूंगा। तो हमने अपने स्तर पे किया, लेकिन हमने ये देखा कि इसकी लागत ज़्यादा है, हर किसान या छोटा किसान इसको नहीं कर सकता। तो उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह जी चौहान साहब, जो हम उनको कहेंगे कि वो किसानों के एक मसीहा थे, या है, अभी भी कृषि मंत्री हैं, भारत सरकार में आ गए। तो उनके सामने हमने रखा कि साहब, अगर ये प्लास्टिक पॉन्ड योजना भी आप हॉर्टिकल्चर में शामिल करके अगर इसमें भी थोड़ा सा किसानों को कुछ सहायता प्रोवाइड कराई जाए, तो बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, और बागवानी खेती का क्षेत्रफल बढ़ेगा, जो सरकार भी चाहती थी। तो उन्होंने उसी समय जब हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा, तो हम कल्पना नहीं कर सकते, उन्होंने ये कहा कि ये प्लास्टिक पॉन्ड योजना आज से, अभी से, इसी वक्त से प्रारंभ की जाती है। और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आप इनके गांव जाइए, तीतरी गांव, और वहां से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ करके उसको अगले हफ्ते से इस योजना को लागू करिए। और वो 1 हफ्ते के अंदर वो योजना लागू हुई, और आज मध्य प्रदेश में गिनती नहीं कर सकते, अनगिनत प्लास्टिक पॉन्ड
बने हैं और उसका फायदा ये बागवानी तो खेती बहुत में अच्छी बात बताई। तो आपकी जर्नी में सरकार का शुरू में काफी सपोर्ट रहा है आपको। निश्चित रूप से अच्छा। सरकार का सहायता सपोर्ट तो निश्चित रूप से चाहिए भी और मिला भी है। हाँ। और खास करके जो अंगूर प्रसंस्करण नीति जो बनाई गई है, तो आपके आने से पहले ये नीति थी नहीं? नहीं थी। तो आपने सरकार को बोला कि इसकी प्रोसेसिंग हाँ, होनी हाँ। चाहिए। अच्छा। हमने सबसे पहले जब जब मैंने पहले बताया कि अंगूर 2 सेगमेंट है, टेबल ग्रेप्स यानी खाने वाला अंगूर और वाइन ग्रेप जिससे वाइन बनाई जाती है। तो खाने वाला अंगूर तो हम ऑलरेडी करते थे, लेकिन वाइन ग्रेप जो था, वाइन ग्रेप प्रोसेसिंग में जाएगा। तो हमें पहले पता नहीं था, क्योंकि हम लोग फार्मर है, हमने कभी व्यापार व्यवसाय से हमारा कोई नाता नहीं रहा। तो हमने पहले ये सोचा कि क्यों ना हम भाई जब ये अंगूर उगा रहे हैं तो ये अंगूर उगाया जाए जो किसानों के लिए आसान है। तो हमने वाइन ग्रेप पहले लगा दिए, वाइन ग्रेप पहले लगा दिए। और उस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर थे श्री GK श्रीवास्तव साहब। तो उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी वाइनरियाँ है, तो वाइनरी डालने वाले तो कोई भी आ जाएंगे जब कच्चा माल तैयार होगा। तो हमने उन्हीं 18 किसानों का ग्रुप बना करके सब ने बैंकों से लोन लेकर के 1-1.5 करोड़ रुपए निवेश करके सब ने एक 25 एकड़ का अंगूर लगा दिया, एक अच्छा। छोटा वाइनरी चलने के बराबर। जब हमें 6-8 महीने बाद पता लगा कि वाइनरी डालने वाला कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आ रहा, हाँ। तो क्यों नहीं आ रहा, तो उसका पता लगाया। तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई नीति नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर जो नीति चल रही है वो मद्य एवं बियर रूल 1915 चल रहा है, और उसके अंदर वाइनरी सर्वाइव करना, वाइन इंडस्ट्री डालना संभव नहीं है। तो हमने उनको बताया महाराष्ट्र में तो बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ डली है। तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2001 में ग्रेप प्रोसेसिंग पॉलिसी वहाँ पे लागू की है, उसके अंतर्गत उन लोगों ने जो है वो वाइनरियाँ डली है, और मध्य प्रदेश में वो है नहीं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। हमारे ताऊ जी है श्री अंबाराम जी पाटीदार, जो मध्य प्रदेश के अंदर अंगूर, अनार, स्ट्रॉबेरी, पपीता ये खेती हमारे गांव से स्टार्ट करने वाले वो थे। उस समय वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बेड पर थे। तो हम लोग घबरा करके उनको पूछा कि पापा अब क्या करें, हमने तो अंगूर लगा दिया, इसमें निवेश कर दिया, और यहाँ तो वो बता रहे हैं कि यहाँ तो नीति नहीं है मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में तो इसलिए फैक्ट्रियाँ चल रही है कि वहाँ पे सरकार ने एक सेपरेट नीति बनाई है। तो उन्होंने इतने सहज अंदाज में उन्होंने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, वहाँ अभी तो सरकार नहीं बनाया, सरकार कौन है, आप और हम में से गए हुए लोगों की सरकार है। आप सरकार को जाके बताइए कि इस प्रकार की पॉलिसी बनाए। तो आप सरकार के पास गए और उन्होंने पॉलिसी बना दी? बस उसके बाद हम सरकार के पास गए। अच्छा। और सरकार विधेयक लेके आई। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस समय ये पॉलिसी बन रही थी तो हम भी अनजान थे, सरकार भी अनजान थी जी। हमें भी बिठाया गया कि आप क्या चाहते हो, तो जितना हमें जानकारी थी उतना हमने बता दिया। और सरकार अक्टूबर 2006 में अंगूर प्रसंस्करण नीति 2006 विधानसभा से पास आउट हुई, और उसके बाद हम लोगों ने ये वाइनरी डाली। अच्छा, तो जब आपको ये आया कि वाइनरी लगानी है तो उसका टेक्निकल नो हाउ, उसकी फंडिंग, क्योंकि ये भी शायद आपके लिए नई चीजें होंगी, वो आपने कैसे सॉल्व किया? ये एक बहुत विचित्र कहानी है। दुनिया में या कोई भी काम करते हैं तो प्लानिंग पहले होती है जी। कि फला काम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन हमारे साथ इसका उल्टा हुआ जी। हमें समस्या आई, उसके बाद हमने समाधान खोजे। तो जब हम वाइनरी डालने के लिए निकले, पॉलिसी बन गई, उसके बाद वाइनरी डालने की तैयारी की, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, तो बनवाने गए तो पता लगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने वाले रतलाम में कोई नहीं है, क्योंकि उनके पास इनपुट्स नहीं है। महाराष्ट्र से जा कर के प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली, तो पता किसी को ही नहीं था। वहाँ की पुरानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट से उसको कॉपी करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, वो बराबर बनी नहीं। उससे बैंक में गए तो फाइनेंस कम हुआ। पहली बात तो बैंकों ने मना कर दिया कि आपके पास डाइवर्टेड लैंड नहीं है। तो उसके लिए लड़े कि भाई हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है और हम किसान हैं, हमारे पास डाइवर्टेड लैंड नहीं है, खेती की लैंड है, जो इंडस्ट्री में खेती की लैंड मॉर्गेज नहीं होती है। फिर नाबार्ड के पास गए, मुंबई गए, नाबार्ड के उस समय चेयरमैन थे नाबार्ड के श्रीमती रंजना कुमार,
उनको जा करके बताया कि हम किसान लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, हमको 1 आध करोड़ का लोन चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर लोन लैंड जो है वो मॉर्गेज नहीं हो रही। तो उन्होंने हमारी पूरी कहानी सुन करके उन्होंने हमें सबसे पहला लोन दिया, मध्य प्रदेश का पहला को फाइनेंस दिया। उन्होंने कहा आप घर जाइए, अगले हफ्ते हम आपको फाइनेंस कर रहे हैं। तो ये फाइनेंस किसी बैंक के माध्यम से? बैंक के, क्योंकि वो मध्य प्रदेश का को फाइनेंस था पहला। तो उन्होंने जो बैंक का पूछा तो बीओबी जो था वो हमारा बैंक था, तो जहाँ से हम एग्रीकल्चर के सारे लोन लेते थे, तो उनके माध्यम से उन्होंने बिना मॉर्गेज का लोन दिया। मतलब ये पहली बार हुआ? पहली बार। और कितना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट था उसमें? उस समय करीब 2 करोड़ रुपए का 2 करोड़ आपने? हाँ, तो कुछ तो ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी आपके और किसानों के लिए। हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ी चीज है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जब लोन तो ले लिया, फैक्ट्री बन गई, तो वाइन कौन बनाएगा इसका भी आइडिया नहीं था। फैक्ट्री डाल दी तब तक भी कि महाराष्ट्र से बहुत फैक्ट्री है, वहां से ले आएंगे, तो पता लगा कि वाइन मेकर भी नहीं है। तो उसके बाद जब जरूरत लगी तो एक लड़के को वाइन मेकिंग की पढ़ाई करने के लिए भेजा। अच्छा। इधर फैक्ट्री डाल दी और उधर एक लड़के को, और योग इतना बढ़िया था कि भारतीय विद्यापीठ पुणे ने उसी ईयर में वाइन टेक का एक कोर्स चालू किया था। अच्छा। तो वहाँ उसको भेजा, तो वाइन मेकर की पढ़ाई वहाँ चालू कराई। इधर से लोन लेकर के जब फैक्ट्री डाली, और उधर फैक्ट्री डाल महाराष्ट्र से कुछ टेक्निकल लोगों को भी लाए, क्योंकि महाराष्ट्र खूब जाना आना था। और सबसे बड़ा फायदा ये मिला कि वहाँ के जो किसान है, उन किसानों ने भी वाइनरी डाली थी जो अंगूर पहले पैदा करते। तो उन्होंने भी सहायता करी? तो उन्होंने भी हमारी मदद की, तो उस हिसाब से वाइन बना ली। अब पता लगे वाइन बनाने के बाद में वाइन बिकती नहीं है, क्योंकि वो उसका जो चैनल था विक्रय का, वो लीकर के साथ था। अच्छा, लीकर के साथ क्लब हो जाती थी? क्लब हो जाती थी आगे जाकर। बनाने की प्रोसीजर पूरी अलग हो गई, और मार्केटिंग का जो पार्ट था वो पूरा लीकर के साथ उसको जोड़ दिया गया। तो शराब की दुकानों से वाइन बिकती नहीं है, और दूसरा वाइन का अभी कोई मार्केट ज़्यादा था नहीं, कल्चर भी नहीं था, वाइन बहुत कम बिकती थी। तो पता लगा कि पूरे साल प्रयास करके, जिसमें गवर्नमेंट के अधिकारियों ने बहुत सपोर्ट किया, सरकार ने सपोर्ट किया, तो पूरे साल में जाकर के जब 2008 में हमारी सबसे पहली बार वाइन आई, तो पूरे साल संघर्ष करके हमने 1.5 लाख रुपए की वाइन बेची, और उसी साल में हमने 30 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया। तो आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ गई होगी? चूंकि किसान थे सारे, खेती हमारी जो थी, हम उस समय टमाटर मिर्ची की खेती करते थे, दूसरी अदरक वगैरह करते थे, अमरूद करते थे। तो वहां से जो 2 पैसा बचा करके बैंकों का हमने लोन अदा किया। लोन में डिफॉल्ट नहीं किया एक भी दिन, सिंगल भी। अच्छा। नाबार्ड का जो पेमेंट था, अब हमने 4 साल तक, मतलब 1.5 लाख का सेल, फिर 3.5 लाख का सेल, 4.5 लाख का सेल, 7.5 लाख का सेल, ये हमारा एक वित्तीय वर्ष का सेल था। और इसमें ब्याज था 30 लाख से प्लस, और इंस्टॉलमेंट और किस्त और दोनों। तो वो अपने बाकी जो इनकम हो रही थी उससे दूसरा उससे किया, कुछ जमीनें बेची, लेकिन एक दिन भी हमने ड्यू डेट से लेट नहीं किया। तो बहुत, जबकि मॉर्गेज नहीं था, मतलब हमारा कोई संपत्ति बैंकों ने गिरवे भी नहीं रखी थी। तो आपने लेकिन हमें आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको समय पे पेमेंट किया। उधर सरकार से हम निवेदन करते रहे कि ये वाइन जो है वो शराब की दुकानों से नहीं बिकेगी, इसको बेचने के एक सिस्टम पूरा अलग होना चाहिए। इतने दिनों में हम ये समझ पाए थे। जब मार्केट में हम वाइन बेचने गए तो पता लगा कि वाइन बेचने वाले के भी एक्सपर्ट चाहिए। तो उसके बाद हमने हमारे जो मैं 18 किसान बता रहा हूँ, इसमें से एक लड़के को भेजा वो सिंहगढ़ कॉलेज लोनावाला, जहाँ से मार्केटिंग में MBA कराया उसको। अच्छा। मार्केटिंग में MBA कराया कि भाई मार्केटिंग वाला बंदा इसको सही से बेचेगा जी। और फिर उसके बाद में MBA करा करके 6 महीने उसने मुंबई में ICICI बैंक में नौकरी की। फिर वहाँ से रिज़ाइन दे करके फिर उसको कहा कि अब आप आकर के इसकी मार्केटिंग देखिए। तो इस प्रकार से फिर वो आए, फिर सरकार से निवेदन किया कि आप इसके बेचने के अलग, हमने शासन से निवेदन किया कि जब अंगूर हम पैदा करते हैं, वाइन हम बनाते हैं, तो बेचने का अधिकार भी हमें दीजिए। क्योंकि जो पॉलिसी बनी है वो उसका इनकमिंग बहुत अच्छा बना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है,
लाइसेंस फीस बहुत न्यूनतम है, एक्साइज ड्यूटी शून्य है, लेबल रजिस्ट्रेशन वगैरह जितने भी उसके जो सिस्टम थे वो बहुत लिबरल थे। लेकिन वो जब से वाइन बनने के बाद मार्केट में जाती है तो वो पूरा लिकर में उसको ट्रीटमेंट मिलता था, तो महंगी भी हो जाती थी और शराब की दुकानों से इतनी वाइन बिक नहीं पाती थी। वो चूंकि वाइन हमारे भारत में पूरा नया एक कॉन्सेप्ट था, तो हमने शासन से निवेदन किया कि हमें एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट दीजिए, जहाँ से हम लोगों को वाइन के बारे में बताएंगे कि वाइन कैसे बनती है, वाइन का क्या फ़ायदा है। तो फिर सरकार फिर कैबिनेट में लेके गई, अमेंडमेंट लेके आई और हमें एक ट्रायल के रूप में एक आउटलेट दिया गया। पहला आउटलेट हमें 2011 में पहला आउटलेट शासन ने दिया। उसके बाद हमने वो एक पहला आउटलेट चलाया। तो आपको एक्सक्लूसिव आउटलेट मिल गया? हाँ। तो उसमें सिर्फ एमबी वाइन बिकती थी या और भी वाइन? नहीं, सिर्फ हमारी वाइन, एमबी वाइन मतलब। अच्छा। तो उस आउटलेट से एक आउटलेट की सफलता से दूसरा, तीसरा, ऐसे करते हुए 2011 से लगा करके अब तक आज प्रदेश में, हमारे मध्य प्रदेश में 70 आउटलेट हैं। आपके एक्सक्लूसिव 70 आउटलेट? हाँ, 70 आउटलेट की एक हमारी चेन हो गई है। और पहले हमें सरकार ने कंपनी आउटलेट दिए थे, फिर हमने सरकार से निवेदन किया कि कंपनी पूरे प्रदेश में जाकर के इतने आउटलेट संचालित करना कंपनी के लिए असंभव है, हमें फ्रेंचाइजी मॉडल दीजिए। तो फिर अमेंडमेंट लेके आई पॉलिसी में और फिर हमें फ्रेंचाइजी मॉडल दिया गया। आज हमारे साथ कंपनी 4-5 आउटलेट चलाती है, बाकी हमने सब फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट किए। तो आज प्रदेश में 70 आउटलेट के माध्यम से। कितने जिलों में होंगे 70 आउटलेट? ये 70 आउटलेट करीब 36 जिलों में। 36 जिलों में। तो एमबी वाइन की पहचान बन गई है कंज्यूमर्स में? बिल्कुल। अच्छा। अभी भी वाइन क्या, लोगों को हमारे देश में बड़ा एक, लोग अभी भी नशे के लिए पीते हैं, लेकिन वाइन नशे के लिए नहीं है। वाइन एक हेल्थ ड्रिंक है। दूसरे देशों में तो इसको फूड का एक पार्ट माना गया है, ये हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है। लेकिन चूंकि नशा कम होता है तो लोगों को थोड़ी कम पसंद आती है। तो इसकी अवेयरनेस भी आपको क्रिएट करनी पड़ी होगी? और बहुत तेजी से लोग उस बारे में समझ रहे हैं। हेल्थ के प्रति जब से जागरूकता, जैसे जैसे जागरूकता आ रही है वैसे वैसे लोग वाइन। जैसे वाइन्स में बहुत बड़ी ब्रांड्स भी हैं, मतलब जैसे आपने बोला महाराष्ट्र से भी कुछ हैं। हाँ। इंटरनेशनल वाइन्स बहुत आती है। तो आपको लगता नहीं है कि आपके लिए कंपटीशन बहुत बड़ा है और एक आप मतलब रतलाम से आपने एक ब्रांड बना ली, उसके लिए थोड़ी दिक्कत होती है? कंपटीशन है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अंगूर की जो वाइन बनती है और उसकी जो क्वालिटी है, तो क्वालिटी का 90% पार्ट जो है वो आपके खेत में तय होगा। अच्छा। कि आपने किस प्रैक्टिस से अंगूर पैदा किए, और वो हमें बहुत अच्छे से आता है। अच्छा। जब हम 1981 से अंगूर कर रहे हैं तो अंगूर में भी, क्योंकि आपका रॉ मटेरियल जो है वो अंगूर है, आपने अंगूर कैसे पैदा किए, आपने पर एकड़ कितना प्रोडक्शन लिया, पर प्लांट कितना लिया, आपके पेड़ पर जिस टहनी पे अंगूर लगा था उस टहनी की कैनोपी कितनी थी, कितनी पत्ती होनी चाहिए, मतलब वो सारा हम लोग करते हैं कि एक टहनी पर जब एक गुच्छा है तो वो 14 पत्ती होनी चाहिए। अगर 14 पत्ती होगी तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो पूरा भोजन जुटाएगी। अगर पता लगा कि आपकी 4 पत्तियां आएगी। इतनी सारी नॉलेज आपने कैसे इकट्ठी कर ली? ये घूम घूम करके। अच्छा। हर जगह, मतलब इसका एनआरसी भी गए, जहाँ जहाँ इसकी नॉलेज मिल सकती थी वहाँ जा कर के आज हम उसको पूरा माइक्रोन्यूट्रन, अगर आज हमें, अब क्या होता है कि एक पहले परंपरागत आदत क्या थी कि पहले ये खाद दे दिया फिर ये दे दिया, एक प्रैक्टिस थी कि ये अगले 6 महीने के अंदर ऐसे ऐसे ये खाद देना है। अगर आपने कोई खाद दिया है और पता लगा कि दिसंबर के अंदर आपका टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे आ गया, तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रन तो आपका पेड़ अपटेक ही नहीं कर रहा। और रतलाम और मंदसौर, ये हमारा जो बेल्ट है, ये दिसंबर के अंदर टेम्परेचर 6 डिग्री तक आ जाता है। तो कई बार हमें तक दिक्कत आई, हम फर्टिलाइजर दे रहे हैं लेकिन पौधे में उसका असर नहीं दिख रहा। तो पता लगा कि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जड़ों के माध्यम से पौधा अपटेक नहीं करता है। तो वैसी स्थिति में हम उसको फोलियर के रूप में देने लगे। तो ये सब साइंटिफिक नॉलेज आपने धीरे धीरे बना ली। वो सारी चीजें, अब पानी का बहुत महत्व था पहले, मतलब ये चीजें हमने बहुत नुकसान झेल करके हासिल करी। और एक छोटा सी एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि अंगूर के अंदर डाउनी मिल्ड्यू करके एक फंगस आती है। तो हमारे एक खेत में डाउनी मिल्ड्यू आया, हमने
स्प्रे किया, कंट्रोल हो गया। दूसरे खेत में डाउनी मिल्ड्यू आया, सेम दवाई उसी खेत में भी स्प्रे किया, डाउनी कंट्रोल नहीं हुआ। दूसरी दवाई, तीसरी दवाई, जो जो डाउनी मिल्ड्यू के लिए हो सकती थी हमने सारा स्प्रे किया, लेकिन वो फसल पूरी खराब हो गई, वो डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल नहीं हुआ। फिर हमने गहन अध्ययन किया कि भाई हमारे ही एक खेत में बढ़िया से कंट्रोल हुआ, दूसरा क्यों नहीं हुआ। तो पता लगा कि जिस खेत पर कंट्रोल हुआ था उस वहां पे जो हमने पानी लिया था स्प्रे के लिए, उस पानी का पीएच 6.5 से 7 या 7.25 का पानी था। और जहां कंट्रोल नहीं हुआ डाउनी, वहां 8.5-9 पीएच का पानी था। वो 9 पीएच के पानी में जब उसका सॉल्यूशन बना के स्प्रे किया, उस दवाई ने कोई काम नहीं तो किया। ये चीजें किसने सिखाई आपको? जब ये और सेमिनार अटेंड करते हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जब बताती है कि हम लोग उनसे क्वेश्चन करते हैं जाकर के, आपका ये रेडोमिल जो है ये काम क्यों नहीं करता। तो पता लगा कि ये 6.5 से 7.25 पीएच के बीच में सबसे इफेक्टिव काम करता है। तो उस पानी को देखा तो अच्छा, उसमें खर्चा कितना था? 5 रुपए का खर्चा था खाली, उसमें साइट्रिक एसिड डालना था उसमें। अगर इतना डलता तो वो प्रॉपर काम करता। तो इस प्रकार तो से आपने इस बारीकियत में अंगूर की खेती को समझा है। बिल्कुल। तो अब कितना आपका रेवेन्यू कितना हो गया? कितनी बड़ी कंपनी हो गई आपकी? कंपनी जहां हमने 50,000 लीटर पर ईयर प्रोडक्शन से उसकी शुरुआत की थी, अभी हम लोगों ने 5 लाख लीटर पर ईयर की वो कर दी। अच्छा। और अभी हमने नया प्लांट जो बनाया है उसकी क्षमता 15 लाख लीटर का नया प्लांट अभी बनाया, और उसको बहुत जल्दी हम 15 लाख लीटर पर, और इसी अनुपात में हम लोग। तो आपको अभी क्या चैलेंज लगता है कि सप्लाई चैलेंज है, डिमांड चैलेंज है, या दोनों है? अभी सप्लाई। तो डिमांड आपको लगता है बेच पाएंगे सब? हाँ नहीं, मतलब जो ग्रोथ है 10 से 12%, 13% वो पर ईयर की ग्रोथ है। तो सप्लाई के लिए क्या और किसान आपके साथ जुड़ रहे हैं? किसान भी जुड़ रहे हैं। और पहले हम जो 18 लोग थे, आज इतने और लोग हमने जोड़ लिए हैं। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे और आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी अंगूर की, वैसे वैसे और किसानों को, और किसान भी तैयार है, क्योंकि पर एकड़ किसी भी दूसरी क्रॉप की तुलना में वाइन ग्रेप से ज़्यादा इनकम है किसान को। तो मोतीलाल जी, इसमें आपने कोई नई टेक्नोलॉजी या वो भी आपको लगता है नई वैरायटीज या इन चीज़ों की ज़रूरत है आपको? ऑफ कोर्स आपने काफ़ी मेहनत ऑलरेडी कर रखी है, जैसे आपकी जो बता रहे हैं, जिस बारीकियत में आपने देखा है, बट आपको क्या लगता है कि और क्या नई टेक्नोलॉजी की संभावना है? नहीं, बहुत बहुत अभी। अच्छा। मतलब इसमें अभी भी 100% कोई चीज़ नहीं हुई है। अच्छा। अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे अगर आप खेती के बारे में पूछे, तो खेती में ये जो हम बता रहे हैं, बहुत लोग या मास लेवल पे लोग नहीं कर पा रहे इसको। आज भी जैसे खेती में एक जिस प्रकार से हम लोग बीमार होते हैं और हमारी जो जांच होती है, उतनी जांच की आवश्यकता आज खेती को है। जांच जैसे मृदा की जांच और जो आपके बाकी आपकी प्लांट हेल्थ और उसको बिल्कुल। अभी तक क्या है हमारे यहाँ वो चल रहा है कि मृदा की जांच मतलब एनपीके की जांच जी, लेकिन वो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेश, लेकिन उससे काम नहीं होता। उसके ज्यादा भी 16-17 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे जिंक, बोरोन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मोलिब्डेनम, ये हो गया। इसके अलावा आप जो पानी दे रहे हो उसका पीएच क्या है, उसका टीडीएस क्या है, सोइल के अंदर आपका पीएच, सोइल का पीएच क्या है, टीडीएस क्या है, ईसी क्या है, क्योंकि ये सब मैटर करता है। अगर आपका वहाँ, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि ज़्यादा रासायनिक खादों और दवाइयों का इस्तेमाल करके ज़मीनें खराब हो गई है, ज़मीन का स्ट्रक्चर बदल गया है। तो अगर आपका ईसी खराब है तो आप कितनी भी अच्छी चीज़ डाल दोगे तो वो काम नहीं करेगी। पीएच बदल गया है तो काम नहीं करेगी। तो आज कई जैसे महाराष्ट्र में हम लोग देखते हैं कि वो हमें अब ये तकनीक चाहिए कि मेरा किसान कोई मिट्टी लेके जाए और वो ये कहे कि ये मिट्टी है और इसमें ये क्रॉप है। वो कुछ भी, कोई भी हो सकती है। अंगूर, एग्जाम्पल के लिए अंगूर की बात करें तो कि मेरी ये मिट्टी है और मुझे इसमें 12 टन अंगूर लेना है, तो 12 टन के लिए क्या ये मिट्टी सपोर्ट कर रही है और इसमें क्या चीज़ कम है और वो कब देना है, अगर इतना हमें कोई बताए। उस प्रकार की व्यवस्था दुनिया में, देश में है। और ये व्यवस्था अगर लागू होती है तो ये खाली अंगूर पे नहीं, ये सोयाबीन पे भी काम करेगी, मक्का पे भी काम करेगी, अन्य वेजिटेबल पे भी काम करेगी। और जब ये किसान इस्तेमाल करेगा तो आज जो पूरे देश में हम लोग बात करते हैं कि जहरीला खाना हमें मिल रहा है, जहरीला अनाज मिल रहा है, जहरीली सब्जी मिल रही है, तो होता क्या है कि जब
किसान को समस्या आती है, बीमारी आती है, उसकी क्रॉप नहीं चलती है तो सबसे पहले फर्टिलाइजर लेके जाएगा, फिर भी काम नहीं कर रहा है तो वो स्प्रे करेगा, उससे फसल और खराब होगी, जबकि उसको तकलीफ और कोई है, उसका बैलेंस न्यूट्रिएंट नहीं है वो। अगर हम उसको बैलेंस न्यूट्रिएंट अगर देंगे तो निश्चित रूप से आज जो किसान इस्तेमाल कर रहा है उसका 25% में खेती हो जाएगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, मतलब किसान की अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, उसको सॉल्यूशन कैसे, क्योंकि सॉल्यूशन भी है, ऐसा नहीं हाँ, कि नहीं सॉल्यूशन है, लेकिन वो कोई जो गैप है उस गैप को पाटना तो बहुत जरूरी। उसको कैसे, जैसे सरकार कुछ काम कर रही है, कुछ हमारे स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में आ गए हैं, तो आपको कैसे लगता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें? बिल्कुल कर सकते हैं, इच्छा शक्ति की जरूरत है, क्योंकि हम जिस लैब को लेकर बैठे हैं वो बहुत पुराने जमाने की लैब है। हमें एक मॉडर्न लैब चाहिए, मॉडर्न लैब हो, और मैं कहूँगा कि वो सरकार की बजाय कोई प्राइवेट सेक्टर वाले, जैसे आप बता रहे थे कि स्टार्टअप में कोई नए लोग आए जी, तो थोड़ी महंगी जरूर होती है, उसके साइंटिस्ट होते हैं, उस लैब को वो होना चाहिए और वो ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। अब तो लैब की बजाय ऐसे भी कई इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं जो आप खेत पे ले जाके टेस्ट कर सकते हैं और 30 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। तो बस कुल मिलाकर के अवेयरनेस हमें तो ये चाहिए कि अच्छा होता क्या है कि जो फूड टमाटर को चाहिए वो अंगूर को और कोई चाहिए, अमरूद को और कोई चाहिए, स्ट्रॉबेरी को और कोई चाहिए, तो हर एक क्रॉप में एक जैसा न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं है। तो हमें तो उस किसान को ये बताया जाए कि भाई आपके ये जो सोइल है, इस सोइल में आप क्या उगा रहे हैं, और उसके लिए उसको रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन किसान का खर्चा आधा हो जाएगा, और उस दिन अगर आपकी वो बैलेंस न्यूट्रिएंट अगर आपने दिया है और उसका आपने अगर सब्जी या फल खाए हैं तो 0 रेसिड्यू आएगा, उसमें कोई जहर वो नहीं रहेगा। क्या आपको लगता है डिजिटल माध्यम के द्वारा ये नई तकनीकों का किसानों के बारे में बताया जा सकता है? क्या किसान डिजिटल मीडियम पे आया है या अभी समय लगेगा? नहीं, आ गया है, आ गया है। बिल्कुल 100%। अच्छा, कोई किसान का बच्चा आज इससे अछूता नहीं है। अच्छा, और ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा। अगर यहाँ हम लोग अगर इसका प्रचार प्रसार और ये सेवाएं का माध्यम बन सके तो निश्चित रूप से किसान इसको हाथों हाथ लेगा। अच्छा, एक जो हम देख रहे हैं कि आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है जो भी एग्रीकल्चर में काम कर रहा है कि अच्छा टैलेंट कैसे लाएं, जो लोग ट्रेंड हों। जैसे आपको भी कई समस्याएं आई थी, बाइनरी क्या सीखना, उसको मार्केटिंग करना, तो आपने तो चलो किसी तरह इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन आपको कैसे लगता है कि इसके लिए किस तरह के कोर्सेज क्या हम करें? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में कुछ नए कोर्सेज हों या और कुछ, मतलब और किसी माध्यम से ये कोर्सेज हमारे रूरल यूथ तक पहुंचाए जाए? निश्चय इसका एकमात्र उपाय तो यही है कि एजुकेशन होना चाहिए। बहुत जगह तो जैसे जिस जिले से मैं आता हूँ उस जिले का कोई किसान अगर एग्रीकल्चर की पढ़ाई करना चाहता है तो व्यवस्था नहीं है हमारे अच्छा। जिले में। मतलब ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जो जिला मध्य आपकी प्रदेश सबसे के पास की यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ग्वालियर है, जबलपुर है, जी, भोपाल तो उन्हें है, वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, तो मैं तो चाहता हूँ कि ये कृषि प्रधान देश की जब हम बात करते हैं तो शुरू से ही एग्रीकल्चर की पढ़ाई होनी चाहिए। हर इंसान को जानकारी होना चाहिए। जो दूसरे सब्जेक्ट हैं इस प्रकार से खेती का विषय डे 1 से बच्चों को पढ़ाया जाना मतलब आप बोल रहे हैं कि स्कूल में भी पढ़ाना चाहिए, जरूरी स्कूलिंग है? के समय से पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो इसमें पढ़ाया जाना चाहिए। और बात की जो हायर एजुकेशन की जो व्यवस्थाएं हैं, एग्रीकल्चर कॉलेज हर जगह होना चाहिए, और उसमें भी आजकल इतनी वेराइटी, पहले तो खाली एग्रीकल्चर मतलब खाली आपका धान हो गया या मोटी चीजें हो गई, आज इतने सेक्टर हो गए हैं, तो उसके सब विषय के विशेषज्ञ के साथ में उसकी अगर पढ़ाई कराया जाए, क्योंकि बिना एजुकेशन के अब खेती अब संभव नहीं रही है। बिल्कुल। हाँ, हम जो पुराने जमाने में जो खेती करते थे उस तरीके से अब खेती संभव नहीं है। टेक्नोलॉजी का युग है, और टेक्नोलॉजी का समावेश करने के लिए अगर वो करेगा तो पढ़ाई उसके लिए अति आवश्यक है। एक बड़ा ट्रेंड जो हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर से किसान हॉर्टिकल्चर की तरफ जा रहा है। मतलब आपने अंगूर किए, बाकी कुछ किसान कोई फ्रूट्स कर रहा है, वेजिटेबल्स कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये मतलब ये इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए? क्योंकि बागवानी के भी किसान को इनकम थोड़ी बढ़ जाती है, उसका इनकम सोर्सेज बढ़ जाते हैं। तो आपको कैसे लगता है ये ट्रेंड अभी आगे बढ़ेगा और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहा है, और इसलिए बढ़ रहा है कि आपकी जो परंपरागत खेती की तुलना में
हॉर्टिकल्चर में जो है किसानों को अच्छा पैसा मिलता है। अब ये जरूर है कि उसको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है, पर चूंकि आज इन्वेस्टमेंट के लिए बैंकें हैं, उनको लोन आसानी से मिल जाता है, तो किसान खर्चा कर देता है, लोन से मिल जाता है उनको पेमेंट तो, और बाकी उसकी इनकम परंपरागत खेती की तुलना में बागवानी खेती में इनकम अच्छी है। लेकिन इसको और सुधारा जा सकता है, क्योंकि कई बार मार्केटिंग के अभाव में आज भी हम लोग ये कहेंगे कि जितना फल हम पैदा करते हैं उसका 25 से 30% फल जो है मार्केटिंग के अभाव में वो खराब हो रहा है। तो कैसे बचाया जाए जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं? हाँ, उसको या तो मार्केटिंग का तरीका बदला जाए, पैकेजिंग सेंटर बनाए जाए जहाँ से किसान व्यवस्थित रूप से पैक कर सके, या सबसे अच्छा तो प्रोसेसिंग है। जैसे हम लोगों ने ये अंगूर का जब प्रोसेसिंग किया तो हमारी इच्छा जरूर ये थी कि हम, क्योंकि हमारा बहुत और भी चीज़ें, स्ट्रॉबेरी हमने इतना फेंका है। एक ज़माने में हमने 1992 में स्ट्रॉबेरी होटल ताज में सप्लाई करी थी 550 रुपये किलो मुंबई में, और उसके 4 साल बाद हमने रतलाम और इंदौर में थैले पे हमारी स्ट्रॉबेरी गई है 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, इतना स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन किया। जब हम महाबलेश्वर में जाके देख के आए तो वो पूरी स्ट्रॉबेरी, उनकी स्ट्रॉबेरी को प्रोसेसिंग करके जैम, जेली, ये वो, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट बना करके। तो आपका एक बड़ा मानना है कि प्रोसेसिंग की तरफ रुख होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारा जो आखिरी आपसे प्रश्न है कि, एंड ये एमबी वाइन्स का नहीं, ये जनरल प्रश्न है कि क्या देखते हैं भारतीय कृषि का भविष्य? क्योंकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो और आपने जैसे बोला कृषि प्रधान देश है, तो बिना कृषि के तो हम विकसित भारत नहीं कर पाएंगे। और क्या आप बोलना चाहेंगे, आपके जैसे प्रोग्रेसिव किसान जो ये वाला एपिसोड देख रहे हैं, क्या मैसेज है उनके लिए कि आप इसमें कितनी संभावना है और आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं? खेती में बहुत संभावना है, अपार संभावना है, लेकिन दुख इस बात का है कि हार्ड वर्क करना कोई नहीं चाह रहा। आज के बच्चे जो है वो खेती छोड़ करके 10,000 रुपये की नौकरी करने के लिए शहरों की ओर रुख कर रहे। मैं इनसे आह्वान करना चाहूँगा कि वो 10,000 रुपये की नौकरी के पीछे आप मत जाइए, आप लोगों को 10,000 की नौकरी दीजिए। खेती एक बहुत बड़ा उद्योग हो सकता है, हमें हमारा माइंडसेट बदलना होगा। आज इस देश के लोग पहले ये सोचते खेती कर रहा आदमी मतलब वो किसी काम का नहीं, उसको कुछ नहीं आता है तो वो किसान है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। खेती बहुत लोगों को रोजगार दे रही है। मैं हमारे एक छोटे से गांव का एग्जांपल दूंगा। हमारे 700-800 परिवार ये खेती करते हैं। प्रतिदिन हमारे गांव में 1500 लेबर रोज आती है। 1500 लोग अलग अलग जगह से काम करने के लिए आते हैं, और 1500 लोगों के पास 1000 मोटरसाइकिल से आते हैं। वो सबके पास नई गाड़ी है, हमारे पास पुरानी होगी, लेकिन बिल्कुल नई गाड़ी के साथ वो आते हैं। और उसके बाद उन लोगों ने खेती प्रारंभ कर दी, आज उनके खेतों पे बागवानी खेती हो रही है। तो खेती में बहुत अपार संभावना है। मेहनत जरूर करनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी के साथ होता क्या है कि किसान मेहनत तो करता है, लेकिन कई बार उसको जब फसल आती है तो उसका उस समय वो दाम नहीं मिलता। और सरकारों से ये अपील करना चाहेंगे कि जब आप फसल आती है तो ये पेरिशेबल होती है, तो कई बार इनको रखने की उचित व्यवस्था नहीं होती है। तो इनकी भंडारण की व्यवस्था, प्रोसेसिंग की व्यवस्था, सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि बिजली और पानी जो किसान की रीढ़ थी उसकी पूर्ति सरकारों ने बहुत अच्छे से कर दी है। अब जो है प्रोसेसिंग के क्षेत्र में अगर किसान जाना चाहे तो वहाँ जितनी समस्या है उसमें अगर थोड़ी मदद की जाए, और भंडारण की ये एक मदद और हो जाए तो इसका बहुत उज्जवल भविष्य है। और मैं तो चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती करें और अपना जीवन बहुत अच्छा रहेगा। मतलब बीमारियाँ इतनी बढ़ रही है, आप प्रकृति की गोद में रहे, पेड़ लगाए, बगीचे लगाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? नहीं, बहुत अच्छा। आई थिंक जो सबसे बड़ा मेरी लर्निंग रही है आपसे बात करके कि जो किसान भाई भी देख रहे हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है, आमदनी बढ़ानी है, तो हमें प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन की तरफ ध्यान देना होगा। उससे इनकम बढ़ेगी और नई तकनीकें अडॉप्ट करें, जिससे कि प्रोडक्शन से प्रोसेसिंग से मार्केटिंग तक आप एक ब्रांड भी बना सकते हैं। अब अभी एफपीओज भी आ रही हैं, वो भी ब्रांड बनाने की सोच रहे हैं। तो मोतीलाल जी, आपकी एमबी वाइन्स की स्टोरी सुन के हमें बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला है। बहुत ही यूनिक काम कर रहे हैं आप,
और मैं चाहूँगा इस एपिसोड के माध्यम से लोग इंस्पायर होंगे। और आपने जैसे लास्ट में कहा कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है और हम आगे इस क्षेत्र में काफ़ी जा सकते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था एमबी वाइन के बारे में कि अब हम लोगों ने एमबी वाइन का इतने संघर्ष के बाद में हमने देश में अलग अलग जगह जा कर के इसको देखा कि वाइनरी कैसे बनती है, वहाँ उसको सक्सेस कैसे मिली। तो दूसरे देशों में भी हमने देखा जा कर के, तो वाइनरी एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन, तो वो एक पर्यटन के रूप में उसको विकसित, तो अभी जो हमने जो वाइनरी बनाया है वो पर्यटन की दृष्टि से बनाया। लोग वहाँ आए, घूमे, वहाँ ठहर सके, तो उनके रुकने की व्यवस्था, उनके रेस्टोरेंट बनाया हमने, तो इस प्रकार की व्यवस्था। और मध्य प्रदेश सरकार का टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, उन्होंने हमें भरपूर सहयोग का वचन दिया कि हम हमारे जितने टूरिस्ट लोग हैं उसको हमारे टूरिस्ट की बुक में उनको शामिल करेंगे और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उसको शामिल करेंगे। तो ये इससे काफ़ी हम लोगों को ऐसा लगता है कि इससे हमें पहचान और अधिक पहचान मिलेगी। नहीं, बिल्कुल। मैं तो जो भी ये एपिसोड देख रहे हैं उन सबको दरख्वास्त करूंगा कि एमबी वाइन्स की वेबसाइट देखिए, अपनी बुकिंग करिए और वहाँ पर कुछ समय बिताइए और भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोतीलाल जी इस एपिसोड पे आने का, और काफ़ी प्रेरणा मिली हमें आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इनकी जिनको ज़्यादा जानकारी चाहिए एमबी वाइन्स की, प्लीज़ इनका वेबसाइट देखिए और इस एपिसोड के बारे में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।